प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्किन के कंसर्न के हवाले से जो कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं और जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है मेरा ख्याल है बढ़ते जा रहे हैं। और मैं कभी भी सोच नहीं सकती थी अपनी स्किन पर हम कभी कोई एसिड लगाना शुरू कर देंगे और एसिड्स की टाइप हमें पता होना शुरू हो जाएंगी और स्किन के साथ खेलना शुरू कर देंगे। बहुत सारा मैं देखती थी कि हमें मुल्तानी मिट्टी उपटन जो है वो लगाने से रोका जाता था, अभी नहीं लगाना, स्किन हेल्दी है, स्किन फ्रेश है। लेकिन अब ये है कि बच्चों की ग्रोइंग एज है, साथ ही विटामिन सी लगा लिया जाए, हिलुरोनिक एसिड लगा लिया जाए, ये सब कर लिया जाए। चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं। हर गली मोहल्ले में जहाँ पे ब्यूटिशियन पहले होती थी अब एस्थेटिक क्लिनिक्स खुलते जा रहे हैं और बगैर किसी कंसर्न के, किसी डर्माटोलॉजिस्ट से कंसर्न नहीं, उन्होंने आपकी स्किन नहीं देखी, बस जाकर देखा एक्नी मार्क्स हैं, इसका फेशियल कर दिया जाए, ये सब चीज़ें कर दी जाए। तो इस बारे में अवेयरनेस लेना बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है कि बढ़ती जा रही है अवेयरनेस। लेकिन इन चीज़ों को अवेयर करके प्रॉपर रिसर्च के साथ किसी डॉक्टर के पास जाया जाए। सेकेंडली, जैसे कि आपको पता है आजकल का माहौल, स्मोक किस तरह से हमारी स्किन पर, सेहत पर असरअंदाज हो रही है, ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मास्क का इस्तेमाल मस्ट है, बाहर बिला ज़रूरत जाना जो है वो अगर ज़रूरी नहीं है तो बिल्कुल ना जाया जाए। इन सब चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब जो कि डर्माटोलॉजिस्ट हैं और जॉइंट सेक्रेटरी पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्माटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया फर्स्टली प्रोग्राम में आने के लिए। और सेकेंडली, जैसे हमने डिस्कस किया, तो फर्स्टली कंसर्न मेरा ये है कि अभी मौसम जो है विंटर ऑटम इसके दरमियान है, तो कंसर्न्स जो है वो ऑब्वियसली बढ़ रहे हैं, स्किन में ड्राइनेस आ रही है, वो सब चीज़ें, ऊपर से स्मोक है, कहीं ना कहीं स्किन कंडीशंस, एलर्जी हो रही है। इन चीज़ों को कैसे हम रोक सकते हैं? Thank you Ikra for inviting me and giving me the opportunity to interact with the community. आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जैसे इस वक्त unfortunately it's not fog, it's smoke which is a combination of fog plus smoke, pollution। और प्रॉब्लम क्या होती है इसके साथ आजकल जो हम देख रहे हैं कि अदर दैन स्किन और भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आइज़ के भी, इवन इंटरनल लंग्स के भी, बट स्किन इज़ द फर्स्ट बैरियर जिसको ये इंटरेक्ट कर रहा है और डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है। और इतने पेशेंट्स आजकल हम देख रहे होते हैं अपने क्लिनिक्स के ऊपर जो हमें आके अटेंड करते हैं, जिनको इसकी वजह से मल्टीपल इश्यूज़ आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी ऐसे एरिया में हैं जिसका AQI काफ़ी ज़्यादा है, जैसे मैं अगर नाम लूँ, जैसे अंदरून लाहौर है ख़ास तौर पे, जहाँ पहले बहुत ज़्यादा कंजेशन है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो केमिकल्स हैं, जो गैसेस हैं एयर के अंदर, दे आर एक्चुअली गोइंग टू डायरेक्टली इरिटेट योर स्किन। रेडनेस हो रही है, इचिंग हो रही है, वहाँ इरिटेशन आपको स्टार्ट हो रही है। दूसरा क्या कर रहा है, ये सारे के सारे केमिकल्स वो आपकी स्किन के मॉइस्चर को किसी ना किसी तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं। सो यू आर हैविंग क्रैक्स ऑन योर स्किन, यू आर हैविंग वेरी सेंसिटिव स्किन। पेशेंट आके बता रहे हैं कि डॉक्टर साहब सिर्फ पानी से चेहरा धो रहे हैं ना तो पानी भी लग रहा है, एंड यस, सो दिस इज़ द फैक्ट। ऑन दी अदर साइड दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू अफेक्ट ओवरऑल टोन ऑफ योर स्किन। आप एक जैसे नहीं दिख रहे हैं जैसे पहले आपकी स्किन हो। एग्जैक्टली, किसी जगह पे आपको वो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस की वजह से रेडनेस आ रही है, किसी जगह पे वो थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो रहा है, कहीं वो डार्क ब्राउन हो रहा है। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन इफेक्ट्स जो कि इसकी वजह से आ रहे हैं। किसी की अगर एक्नी है तो वो एकदम से ज़्यादा जो है ना वो पॉप अप होना शुरू हो गए हैं, वो बर्स्ट होना शुरू हो गई है। रीज़न बिहाइंड कि ये जितने भी केमिकल्स हैं, जो इरिटेंट्स हैं, इवन जो स्मोक इटसेल्फ है, बेसिकली इट इज़ गोइंग टू क्लॉग योर पोर्स। अब वो जब आपके पोर्स क्लॉग होते हैं उसी से आपके इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है, उससे आपके एक्टिव पिंपल्स बनते हैं। सो थिंग्स आर गोइंग टू गेट वर्स अगर हम उसका ख्याल नहीं करेंगे तो। ठीक हो गया। ख्याल हम किस तरह से रख सकते हैं? अभी हम बाहर जा रहे हैं, मास्क लगा कर जाएँ, मॉइस्चराइज़र लगाएं, क्या करें? अच्छा, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज़ की तरफ जो है ना पॉइंट आउट किया कि मास्क लगा के जाएं। ऑल्दो मास्क ज़रूर लगाना चाहिए और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस वक्त जिस मास्क की ज़रूरत है ना दैट इज़ N95 और KN95 जो मैं अभी आते हुए भी देख रहा था कि प्रॉब्ली देयर इज़ इंस्ट्रक्शन बाय द गवर्नमेंट एज वेल, तो लोगों ने मास्क लगाना शुरू कर दिए हैं, लेकिन वो मुझे अभी कहीं नज़र नहीं आया। सो ये जो हम लोग रूटीन में मास्क लगाते हैं और मोर ओवर जो फीमेल्स अपने ड्रेस के साथ मैच करके लगा रही होती हैं, वो काफ़ी बड़े उनके पोर साइज़ हैं, तो वो जो आपके केमिकल जिनसे बचना चाहिए या बचना चाह रहे हैं आप, प्रॉब्ली दे आर क्रॉसिंग दैट। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन सिंस दैट इज़ नॉट अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन। दूसरी बात, हमने स्किन के हवाले से कहा कि उससे कैसे बचा जाए। देखिए, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि जो चीज़ आपको फिजिकली अफेक्ट कर रही है स्किन के ऊपर, उससे कैसे बचा जा सकता है, उसको आपको वॉश करना पड़ेगा। सो यू नीड टू वॉश योर फेस फ्रीक्वेंटली। अच्छा, ये एक और बड़ी अजीबोगरीब किस्म के मिथ हम लोग सोसाइटी में देखते हैं, चूँकि हर रोज़ पेशेंट्स को डील कर रहे होते हैं। लोगों के ज़हन में ये है कि जैसे बाल ज़्यादा धोएं तो ख़राब हो जाते हैं, फेस ज़्यादा वॉश करें तो शायद कोई नुकसान हो जाता है।
ये ऐसी मिथ्स हैं जो कि रच बस गई हैं। मैं ऑनेस्टली पेशेंट्स देखता हूँ अदरवाइज़ बड़े साफ़ सुथरे, बड़े वेल मेंटेन्ड, हाइजीनिक, लेकिन पता ये चलता है कि पिछले 15 दिन से बालों को शैम्पू ही नहीं किया हुआ। एंड इफ़ यू जस्ट ऑनेस्टली स्पीकिंग, यार ये 15 दिन में बड़ा जो है ना प्रिकॉशनरी मैं उसका नंबर यूज़ कर रहा हूँ, इससे कहीं ज़्यादा। तो क्या होता है, अब जब जैसे ही आप हाथ लगाता हूँ उनके बालों को सर पे, तो वो ऐसी चिपचिप होती है। एग्जैक्टली। तो फिर उनको बताना होता है कि भाई ऐसा नहीं है, बहुत सारे मसले तो हम सफाई से ही सॉल्व कर लेते हैं ऑनेस्टली। तो इसी तरह से पहली चीज़ तो ये कि यू नीड टू फ्रीक्वेंटली वॉश योर फेस। अच्छा, अब उसमें जब आप बात आती है फेस वॉश करने की, मैं भी ये कहने लगी थी कि अगर हम फेस वॉश का कह रहे हैं तो साबुन के साथ फेस वॉश मैं एग्जैक्टली उसी तरफ आ रहा हूँ कि वो डिपेंड करेगा कि आपकी स्किन कैसी है, ऑयली है, नॉर्मल है, ड्राई है। तो अकॉर्डिंगली अगर आप इवन फेस वॉश के ऊपर नहीं भी जाते हैं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ लॉट कि जो कि अफोर्ड नहीं करती, कम्युनिटी की हमारी एक लॉट है ऐसे जो नहीं ले सकती है फेस वॉश, तो इसका मतलब ये नहीं है कि डर्मेटोलॉजिस्ट को आपने बिठाया हुआ है तो वो सिर्फ एक अपर मिडिल या एलीट क्लास को ही गाइड करेगा। नो, आपके घर में कोई अच्छा साबुन आता है, आप उसको यूज़ करें। कोशिश करें एंटीसेप्टिक सोप्स यूज़ ना करें। मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन हम लोग जो टीवी पे देखते हैं ना कि 99% जरासीम ख़त्म हो जाएंगे, तो वो क्या करते हैं, आपके जो नेचुरल फ्लोरा है, जो नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी स्किन के ऊपर रह रहे हैं, जिनकी हमें ज़रूरत है, वो उसको भी मार देते हैं। तो बजाय फायदा होने के उल्टा नुकसान होता है। तो आपको ये अच्छा ब्यूटी सोप, मसले और भी साथ आ जाते हैं ऑब्वियसली, लेकिन ये कि आप एक अच्छा ब्यूटी सोप कोई भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं फॉर वॉशिंग योर फेस अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, इसमें कोई मसला नहीं है। सही है। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं, अगर सर्दियाँ जिस तरह से आ रही हैं, हम उसके तकरीबन मिड में है, नवंबर, ऐसे कभी हुआ नहीं था कि इस तरह से सर्दियाँ रुक गई हों, जैसे आ ही नहीं रही हैं, लेकिन फिर भी स्किन पे ड्राइनेस, ड्राई पैची, वो स्किन एक तरह से होना शुरू हो रही है। जिनकी ऑलरेडी ड्राई स्किन है उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि वो थोड़ा सा वर्स होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जो भी मॉइस्चराइजर यूज़ कर रहे हैं वो हमें कॉस्मेटिक के हवाले से मॉइस्चराइजर लगाएं या कोई मेडिकेटेड? अच्छा देखिए इकरा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक तो ये होता है कि हम वेट कर रहे होते हैं कि सर्दियाँ आएँ तो सर्दियों की रूटीन शुरू हो। ऑल्दो मॉइस्चराइजर आपको थ्रू आउट ईयर ही यूज़ करना पड़ता है। कम ज़्यादा टाइप ऑफ मॉइस्चराइजर चेंज होती है, बिकॉज अगर मैं कोई ग्रॉस एग्जैक्टली ग्रॉस अगर मैं उसकी डिवीजन करूं तो एक आपके पास वाटर बेस्ड ग्रुप आता है और एक ऑयल बेस्ड आता है, बाकी उनमें फिर थोड़ा कॉम्बिनेशन और ये सारी चीज़ें। तो होता ये है कि अगर सपोज आप गर्मियों में या जैसे ह्यूमिडिटी होती है जिस मौसम में, मैं लाहौर के मौसम के मुताबिक बात कर रहा हूँ, तो आपको वाटर बेस्ड चाहिए होता है। इवन विंटर्स में यू नीड टू सी योर स्किन, इफ़ यू हैव ऑयली स्किन तब आपको ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर की ज़रूरत नहीं है, यू नीड टू हैव वाटर बेस्ड। इसी तरह से अगर आपकी बहुत ड्राई स्किन है तो मसला क्या है कि इससे पहले कि नवंबर दिसंबर में इतनी ठंड आए और इतनी खुनकी आए कि वो आपकी स्किन की ड्राइनेस अच्छी खासी कर दे और बिल्कुल पानी को उड़ा के ले जाए और फिर आप मॉइस्चराइज़र लगाना शुरू करें, इससे कहीं बेहतर होता है कि जब आपको लगे कि मौसम चेंज हो रहा है, यू स्टार्ट अप्लाइंग अ गुड मॉइस्चराइज़र, नंबर 1। दूसरी बात ये होती है कि हम इतना ज़्यादा मॉइस्चराइज़र करते हैं कि मैं समझता हूँ बाज़ बात उसमें भी मिसलीड हो जाते हैं लोग। तो मॉइस्चराइज़र भी लगाने का एक टाइम है, एक तरीक़ेकार है। जैसे अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुकी है ना ऑलरेडी और उसके ऊपर आप मॉइस्चराइज़र लगाएंगे तो बिलीव यू इन मी, बहुत से मॉइस्चराइज़र्स आप लगा के फील करेंगे कि वो उल्टा इरिटेट कर रहे हैं। पेशेंट हमें आके बताते हैं कि डॉक्टर साहब ये तो मॉइस्चराइज़र आपने दिया था, इसको लगाने से इरिटेशन होती है। अब इरिटेशन उस लेवल पे होनी है जिस लेवल पे आपकी स्किन पहुंच चुकी है, उस लेवल पे तो आप पानी भी लगाएंगे तो वो इरिटेशन करेगा। सो एक तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जब आप मॉइस्चराइज़र लगाएं, इट मस्ट बी ऑन अ डैम्प स्किन, थोड़ी सी जैसे आप गीली हल्की, एग्जैक्टली, इट शुड नॉट बी वेट, लेकिन जैसी अब डैम्प स्किन होती है, जैसे आपने चेहरा धोया, आपने टॉवल ट्राई किया और इमीडिएटली अप्लाई करें। मैं हमेशा पेशेंट्स को बताता हूँ उसके 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो आपकी मॉइस्चराइज़र की क्वांटिटी कम यूज़ होती है तो आपको पैसे भी उस हवाले से आपको बचत भी हो जाती है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो अच्छा एब्जॉर्ब होता है। लेकिन हमारे आई हैव सीन ये रूटीन है लोगों की कि हम सारा कुछ करा के बिल्कुल जब वो बिल्कुल ड्राई हो जाती है ना स्किन, फिर याद आता है अच्छा वो मॉइस्चराइज़र तो लगाया ही नहीं है। एक तो उस वक्त लगाते भी बहुत ज़्यादा हैं फिर हम लोग, और ऑनेस्टली वो उतना फ़ायदा भी नहीं देता। बिल्कुल इस तरह से है। तो हमें जो मॉइस्चराइज़र, अच्छा मैं एक सवाल मेरा जो अपना पर्सनल है वो पूछना चाहूँगी कि जब हम लोशन घरों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं वहाँ पे एक चीज़ मेंशन होती है फॉर बॉडी समथिंग इस तरह से, वो हम फेस पर लगा सकते हैं। अगर वो लगाते हैं तो उससे कुछ टाइम के बाद ना स्किन टैन होना शुरू हो जाती है, आपके थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ता है, तो क्या हम वो अपनी स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं? जो बॉडी लोशंस है ना बेसिकली, अब ये अगेन डिपेंड करेगा कि आपकी स्किन टाइप कैसी है। वो ज़्यादा ऑयल बेस्ड होते हैं, तो जब आप बॉडी पे लगा रहे होते हैं उसका रीज़न ये होता है कि ड्राइनेस है बॉडी की, उसको कवर करना है और उसके लिए आपको ज़्यादा ऑयली मॉइस्चराइज़र चाहिए होता है बेसिकली। लेकिन व्हेन यू स्टार्ट अप्लाइंग इट ऑन योर फेस, और अगर आपकी फेस की स्किन उतनी ड्राई नहीं है तो इन दैट केस ऑब्वियसली जो ऑयल है वो आपके क्लॉग करेगा पोर्स को और अल्टीमेटली इट विल स्टार्ट टैनिंग। सो फेस के लिए जनरली अगर मैं एक नॉर्मल स्किन की बात करूं, लेट्स कीप ऑल द डिस्कशन असाइड,
कि फेस की स्किन किसकी का अगर Normal या combination है। एग्जैक्टली उसके लिए यू नीड टू हैव अ सेपरेट मॉइस्चराइजर फॉर योर फेस एंड सेपरेट फॉर योर बॉडी। डन हो गया। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर हम जो मेजर कंसर्न है, मुझे लगता है सबका मेजर कंसर्न होता है, हम इस चीज़ से भागते बढ़ा है, अब हमने कोड वर्डिंग में बात करना शुरू कर दिया। वाइटनिंग से ना हम ब्राइटनिंग की तरफ आ गए हैं। ये ब्राइटनिंग क्रीम्स हैं, ये लाइटनिंग क्रीम्स हैं। अब वाइटनिंग को थोड़ा हम अवॉइड करें, लेकिन बात एक ही है, कोड वर्ड्स में बात कर रहे हैं। अब जितने भी वाइटनिंग क्रीम्स हैं उसमें स्टेरॉइड, मर्क्यूरी, ये सब हम सबको पता है कि होता है। बिल्कुल। तो अब हम फिर भी इसको लगा रहे हैं। आप मुझे बताएं कि जो मेडिकेटेड क्रीम्स हैं वो कितना वाइटन करती हैं स्किन को या लाइटन करती हैं, और जो हमारी जो टिपिकल क्रीम्स हैं उनके मुकाबले में अगर हम वो इस्तेमाल करना शुरू कर दें, थोड़ा लेट रिजल्ट्स आएंगे मगर आएंगे। आपने ना बहुत ज़बरदस्त एक वर्ड यूज़ किया है इस पूरी अपने क्वेश्चन के अंदर, लेट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, एक तो मैं आपको बताऊं, सिंस आई एम जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट फॉर दिस ईयर, तो अभी थैंक यू वेरी मच। सो अभी रिसेंटली जो हमारी एसोसिएशन को एक ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रोच किया, बल्कि दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओ है, उन्होंने इंडिविजुअली एक मर्करी के ऊपर काम कर रहे हैं और एक लेड के ऊपर काम कर रहे हैं। और एक अभी रिसेंटली मीटिंग हुई जिसमें उस ऑर्गेनाइजेशन के भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे, हमारी एसोसिएशन के भी थे, और उन्होंने कहा कि हम मर्करी का जो यूजेज है वो देखना चाह रहे हैं। अच्छा, ऑनेस्टली मुझे एग्जैक्टली इस वक्त वो फिगर याद नहीं है, लेकिन रफली मुझे जो याद पड़ रहा है कि जो मर्करी अलाउड है ना वो प्रॉब्ली कोई 4 या 0.4 पार्ट्स पर मिलियन करके है, और हमारी जो ब्यूटी क्रीम्स मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं उसमें ऑलमोस्ट 40,000 पार्ट्स पर मिलियन है, इतना ज़्यादा। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम लोग हमेशा जल्दी में होते हैं ना, हम और कोई काम भी नहीं है फिर भी हमें जल्दी होती है। सो इशू ये है कि वी कैन नॉट वेट। ये जो आपने लेट वाला वर्ड यूज़ किया ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो चीज़ आपको दिनों में वाइट कर देगी ना, आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। एग्जैक्टली दैट मीन्स कि इट इज़ गोइंग टू हार्म योर स्किन। ये रॉन्ग वो वक्ती तौर, ये रॉन्ग नंबर है, ये वक्ती तौर पे आपको खुश करने जा रहा है और अल्टीमेटली इट इज़ गोइंग टू एंड अप इन मेजर प्रॉब्लम्स। दूसरा, मर्करी एंड लेड, बोथ ऑफ देम बेसिकली इंटरैक्ट विद द एंजाइम्स जो हमारी बॉडी के अंदर काम कर रहे होते हैं। तो वो जो नॉर्मल आपका स्किन का टर्नओवर है, जो नॉर्मल आपकी पिगमेंटेशन की फॉर्मेशन है, और वो सारा एक जो सर्कल चल रहा है, उस सारे का वो बेड़ा गर्क कर देती है, नंबर 1। और दूसरा, आपकी जो लेयर्स हैं ऊपर वाली, उसके सेल्स को वो डेड, एक तो मोस्ट सुपरफिशियल सेल्स हमारे ऑलरेडी डेड होते हैं, लेकिन जो हमारी एपिडर्मिस है उसके जो नीचे के लिविंग सेल्स हैं उसको भी ये जाके डेड कर देते हैं। अब होता क्या है, आपने कभी देखा होगा ये जो इस तरह की मिक्स क्रीम्स लगा के वाइट होते हैं ना, वो चिट्टे ज़रूर होते हैं लेकिन वो लग रहा होता है कि फेस डल है। फ्रेशनेस और चीज़ है, वाइटनेस और चीज़ है। तो वो वाइट इसलिए हो जाते हैं कि जब आपके सेल्स की डेथ हो जाएगी तो वो आपका ब्लैक पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे जो नेचुरली होता है। बड़ी होती हैं, लाल स्किन, रेडनेस हो जाती है, स्किन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तो अपेरेंटली तो थोड़े दिन लगता है जैसे बड़ी वाइटनेस आ गई है फेस के ऊपर, लेकिन दैट इज एक्चुअली डेथ ऑफ योर। मैं अक्सर कहता हूं और डॉक्टर ज़फर, लंबे बाल जो आपकी स्किन पर ग्रो करते हैं इन वाइटनिंग क्रीम्स, वो भी इन्हीं की वजह से हैं। स्टेरॉइड्स के तो बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। मैं जनरली ये कहता हूं कि आप ये देखें कि कोई भी बंदा जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसका जो कलर है वो थोड़ा सा लाइट हो जाता है। द सेम इज हैपनिंग विद योर स्किन। आपकी स्किन मर रही है, इस वजह से वो वाइट हो रही है, इस वजह से नहीं वाइट हो रही कि कोई हेल्दी वे ऑफ वाइटनिंग उसके ऊपर आप करने जा रहे हैं। तो मतलब कि आप सबको पता ही है एक तरह से हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं गोरे होने के चक्कर में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ब्यूटी स्टैंडर्ड उस पे है ना कि अगर आप गोरे हैं तो मतलब आप खूबसूरत हैं। हालांकि इस तरह से नहीं, आपकी जो स्किन कलर है उसको इन्हांस करें, उसको लाइटन करें, उसमें रहें तो बड़ा खूबसूरत हम लगते हैं। अच्छा, बहुत सारी ऐसी मेडिकेटेड क्रीम्स हैं, अगर मैं उनके हवाले से बात करूँ, अगर हमारे पास मेडिकेटेड क्रीम्स की भी नॉलेज आ रही है ना तो हम उसको भी अन्यवा यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल। अब अगर मैं अपनी स्पेसिफिकली बात करूँ तो मैं 2-3 साल से एक ही क्रीम यूज़ कर रही थी मेडिकेटेड। अब वो ये अल्टरनेट कर रही थी 2 क्रीम्स रखी, लेकिन अब वो असर नहीं कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि 2-3 साल मुसलसल इतना यूज़ कर लिए, अब वो भी असर नहीं कर रही है। इस हवाले से क्या कहें? अच्छा, एक तो इवन जो मेडिकेटेड भी क्रीम्स है ना, अनफॉर्चुनेटली अभी इस वक्त हमारे पास कोई इतनी स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जो उसको भी देख सके, तो बाज़ात उसमें भी इस तरह की चीज़ें आपको मिल जाती हैं। सो दैट इज़ द रीज़न। मेरा ख्याल है वी शुड नॉट नेम द क्रीम्स एंड ऑल दैट, लेकिन क्योंकि ये सारे जो इनके ऑनर्स हैं वो हमारे दोस्तों में से हैं, मिलते भी हैं और ये सारा, लेकिन मसला ये होता है कि ये सारी जो क्रीम्स हैं ना, बेसिकली आपको डॉक्टर इसलिए बेहतर तरीके से बता सकते हैं। जैसे सपोज आपने यूज़ किया सिर्फ अपने ऊपर, मैंने इन्हीं क्रीम्स को 100, 200, 400, 1000 मरीजों के ऊपर यूज़ किया होगा या उससे भी ज़्यादा, तो आई हैव द फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और कुछ हम पहले भी फोर्सी कर रहे होते हैं, हमें कंपनीज की प्रोफाइल का पता होता है। इसी की कंटिन्यूएशन में मैं एक और चीज़ भी क्लियर कर दूं, एक देयर आर सर्टन क्लासेस। हम लोग डर्मेटोलॉजी में जब अपने क्लिनिक्स के ऊपर बैठते हैं तो हम डिफरेंट पेशेंट्स जो है ना वो केटर कर रहे होते हैं। हमारे पास वो भी मरीज़ आते हैं जो कि मुश्किल से पैसे बचाते हैं अपनी मंथली खर्चे में से, और वो महीने के एंड पे 1-2 क्रीम्स खरीदते हैं मुश्किल से, और उनकी कोशिश होती है कि जस्ट टू कम अप विद दैट स्टैंडर्ड जो भी आपने मेंशन किया।
एंड ऑन दी अदर साइड वी डू गेट पेशेंट्स जो कि ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपने ना कोई लोकल चीज़ मेरी प्रिस्क्रिप्शन पे आपने नहीं लिखनी, आपने मुझे सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स बताने हैं। अब मैं आपको जस्ट एग्जांपल देता हूँ कि सपोज अगर एक मॉइस्चराइज़र जो कि यहाँ का मैन्युफैक्चर, मैं बार बार मॉइस्चराइज़र की तरफ इसलिए आ रहा हूँ कि बाकी ब्रांड्स और ये क्रीम्स और ये फिर माइंड ना कर जाएँ लोग, तो मॉइस्चराइज़र एक ऐसी चीज़ है जिस पर सारे सबका कंसेंसस होता है कि ये यूज़ करना है। अब उसमें सपोज एक लोकल आपको 500, 600, 700 का भी मिल सकता है और एक इंपोर्टेड आपको 10-12 हज़ार का मिलता है, इवन बाज़ इससे भी ऊपर का मिलता है, एटलीस्ट 6-7,000 का। सो दैट मच इज़ द डिफरेंस। मैं हमेशा पेशेंट्स को ये कहता हूँ कि इफ़ यू आर विजिटिंग अ डॉक्टर, एक तो पहले इंश्योर करें कि यू आर विजिटिंग अ डर्माटोलॉजिस्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल वो मशरूम ग्रोथ हो रही है। जैसे भी आपने कहा कि हर गली में जहाँ पहले सैलून्स होते थे वो नाम चेंज करके उन्होंने उसका नाम ही एस्थेटिक सेंटर कर दिया हुआ है। तो एक तो यू नीड टू आइडेंटिफाई कि यू आर विजिटिंग अ डॉक्टर, प्रॉपर डर्माटोलॉजिस्ट, और दूसरी बात ये है कि जब आप किसी को विजिट करते हैं ना तो फिर उस पर ट्रस्ट करें, ये बड़ा ज़रूरी है। होता क्या है कि हम अपना सोशल मीडिया का नॉलेज, हम अपना इर्द गिर्द की सहेलियों का नॉलेज, अपनी कज़न्स का नॉलेज, अपने गूगल का नॉलेज, ये ले जा के फिर डॉक्टर के साथ डिस्कशन करते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड इफ़ इट इज़ अ हेल्दी डिस्कशन। लेकिन व्हेन यू स्टार्ट सेइंग द डॉक्टर कि डॉक्टर साहब नहीं, मैं फलाने ये यूज़ किया, फलाने ये यूज़ किया, एग्जैक्टली मुझे ये बता, ये लिख के दें, मुझे ये लिख के दें, इफ़ यू स्टार्ट सजेस्टिंग तो सारा वो मकसद फौत हो जाता है आपके वहाँ विजिट करने का। मैं जनरली ये कहता हूँ कि वो जो आपने कोई 2-3-4 हज़ार डॉक्टर की फ़ीस दी है उसका तो मकसद ही फौत हो गया ना। अगर आपने खुद ही बताना है कि ये लिखें, तो देन डू ट्रस्ट एंड लेट हिम और हर प्रिस्क्राइब अकॉर्डिंग टू हर और हिज ओन एक्सपीरियंस। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और ये भी ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान में बनी हुई हर चीज़ जो है वो सब स्टैंडर्ड है, ऐसा नहीं है। ऑनेस्टली हम बड़े कम पैसों में बहुत अच्छी चीज़ें बना रहे हैं और ख़ास तौर पे ये जो हमारी इस वक्त कॉस्मेटिक्स की या एस्थेटिक की जो प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्री है, प्रॉबली हमारे पास कोई भी ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सो फॉर प्रॉपर रजिस्टर्ड नहीं है जो मार्केट हो रही हो यहाँ पे। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स मार्केट हो रही हैं वो हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग की हैं और बहुत अच्छी लोग प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं और इवन एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। बिल्कुल इस तरह से है। तो हमें जैसे कि आपने कहा मेडिकेटेड क्रीम्स का, मैं पूछना चाहूँगी कितने टाइम तक हमें वो यूज़ करनी चाहिए और उसके अल्टरनेट पे कोई क्रीम यूज़ करनी चाहिए? अच्छा, एक तो अल्टरनेटली कोई भी जो मार्केट से खुद से लेके नहीं यूज़ करनी चाहिए, या जैसे आप सोशल मीडिया पे देखते हैं और फिर ऑनलाइन मंगवा लेते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा कल्चर है। उसमें 2 फ़ायदे हो जाते हैं, एक तो डॉक्टर की फ़ी बच जाती है, दूसरा में जाना नहीं पड़ता, चीज़ घर पे आ जाती है। लेकिन उसका अल्टीमेटली नुकसान इसलिए होता है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि एक क्रीम बनी हुई हो और वो एक ऐसी माजून है जो कि मेरे यहाँ पे 22 करोड़ आवाम के जो डिफरेंट फेसेस हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन है, या 22 करोड़ से ज़्यादा है अब, तो उन सब के लिए इक्वली इफेक्टिव हो, ये पॉसिबल नहीं है। आपकी स्किन के लिए जो चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा हो सकता है आपकी बहन की स्किन के लिए वो मुनासिब ना हो। दूसरी बात ये होती है कि हमेशा जब आप एक चीज़ रिकमेंड करवा लेते हैं तो फिर आपने उस डॉक्टर को विजिट करना है आफ्टर सर्टेन टाइम। ये नहीं होता कि एक दफ़ा आपने रिकमेंड करवा ली है और आप साल यूज़ करते चले जा रहे हैं, देन इट विल एंड अप विद प्रॉब्लम्स। तो फिर हम रोटेट भी करवाते हैं, आपकी बात ठीक है, लेकिन देयर इज़ नो फिक्स टाइम कि मैं आपसे कहूँ कि हर 3 महीने बाद रोटेट करें या हर 6 महीने बाद रोटेट करें। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ स्किन, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट यू आर अप्लाइंग। सही हो गया। अगर हम वाइटनिंग की बात कर ही रहे हैं तो चीज़ें जैसे मॉडर्निटी की तरफ जा रही हैं तो ड्रिप्स की तरफ हम बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा ना कि हमें जल्दी बहुत ज़्यादा है, हमें कि क्रीम से रिजल्ट नहीं आएगा, ड्रिप लगा दो शायद उससे जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। तो उसके बारे में क्या राय है आप? ये ना इकरा आजकल बहुत ही ज़्यादा इन हुई है चीज़, और मैं आपको बताऊँ कि अब इसका ना थोड़ा सा, जैसे भी आपने भी कहा कि शायद कुछ अवेयरनेस आ रही है तो लोग कम वाइटनिंग की तरफ आते हैं। लेकिन टू कट द स्टोरी शॉर्ट, मैं आपको ये बताऊँ कि दिस इज़ नॉट एक्चुअली वाइटनिंग ड्रिप, इट इज़ अ ग्लोइंग ड्रिप। ये थोड़ा सा ग्लो तो आपके फेस को दे सकती है जो कि टेम्पररी है, ऐसा नहीं है कि ये ऑल टुगेदर आपकी स्किन को चेंज कर देगी। दूसरी बात, मैं प्रॉब्ली बाज़ का लोग माइंड करते हैं मेरी इस बात को, लेकिन मैं बड़ा ओपनली बात करता हूँ कि ये डिपेंड करता है आपकी अफोर्डेबिलिटी के ऊपर। अगर आपके पास बहुत पैसे हैं और आपने लगाने ही हैं तो आप विद ऑल प्रॉज एंड कॉन अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करने के बाद, उस डिस्कशन के बाद अगर डॉक्टर समझते हैं कि आपको लगाना है तो आप लगा लें। लेकिन मैं आपको एक बड़ी मज़े की, आई नो आपका टाइम बड़ा कीमती होता है हमारे शो का, लेकिन एक छोटी सी चीज़ मैं आपको जस्ट अवेयरनेस के लिए जो प्रॉब्ली बड़ा इंपॉर्टेंट है और कंट्रीब्यूट भी करेगी। मुझे एक दफ़ा फ़ोन कॉल आई एक पेशेंट की, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मैंने ना एक आपसे वाइटनिंग इंजेक्शन लगवाने हैं और मैंने आपकी बड़ी तारीफ़ सुनी है वगैरह वगैरह, और मेरे एक पेशेंट हैं मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने आपसे ट्रीटमेंट करवाया था तो ही इज़ वेरी हैप्पी। तो मैं उनको मैंने कहा जी ठीक है आप शाम इतने बजे आ जाए, मेरा ये क्लिनिक का टाइम है। अच्छा, उन्होंने कहा ठीक है जी मैं आ जाता हूँ। एक तो खैर मुझे वो बातचीत से भी लगा थोड़ा सा। उसके बाद मुझे ना कोई क्लिनिक के टाइम से कोई 2 घंटे पहले फ़ोन आया। मैं जनरली फ़ोन अटेंड करना मुश्किल होता है, लेकिन मैंने खैर बाई चांस अटेंड कर लिया। तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब, गुजरांवाला से थे बेसिकली, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैं लाहौर लारी अड्डा उतर गया हूँ, तो मुझे बताइएगा कि आपके क्लिनिक पर कौन सी नंबर वैन आती है। अच्छा, मुझे बड़ी हैरानी हुई, तो उनको मैंने बताया कि यार मुझे तो नहीं पता कौन सी वैन आती है, आप रिक्शा करवा लें या किसी से पूछ लें, ये लोकेशन है और ये सारा। खैर व्हेन आई वेंट टू द क्लिनिक, तो जब उनकी टर्न आई एंड ही केम इन,
तो मैंने देखा कि एक सादा सा बच्चा, मेरा ख्याल है 22-23 साल का होगा हार्डली, शलवार कमीज पहनी हुई है उसने और सादा सा चप्पल पहनी हुई है उसने, और उसने कहा डॉक्टर साहब मैंने वाइटनिंग इंजेक्शन लगवाना है आपसे। तो मैंने उससे कहा यार आपने क्या सोचा हुआ है, क्या क्या आप जहन में लेके इतनी दूर से आप आ गए हो ना। तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब मैंने बस मेरे एक जानने वाले हैं उनका आपने ट्रीटमेंट किया था, मैंने उनको देखा, एक्चुअली ही वॉज अ बार्बर, तो वो उसका क्लाइंट था जिसने मुझे मेरे से ट्रीटमेंट करवाया था, तो उनका तो बहुत अच्छी स्किन हो गई है, तो मैंने सोचा मैं आपके पास, उसको फिर मैंने बताया कि भाई मेरे पास जो वाइटनिंग इंजेक्शन लगवाने आते हैं ना, वो जब मेरे सामने आके बैठते हैं तो वो 2 फ़ोन जेब से निकाल के मेरी टेबल पे रखते हैं, वो एक बड़ी गाड़ी की चाबी मेरी टेबल पे रखते हैं और फिर मेरे साथ वो डिस्कशन करते हैं। तो ये इस तरह से चलता है, आप मुश्किल से पैसे कमाते हो मेरा भाई, उसको सेव करो और आपके किसी और काम आ जाएंगे। अफसोस यहाँ पे होता है कि जब आप इस तरह के लोगों से पैसे निकलवाते हैं और वो पता नहीं क्या हाई एक्सपेक्टेशंस बहुत सारे निकलवाते हैं और वो पता नहीं क्या हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ आते हैं जो कभी पूरी नहीं होती हैं, ऑब्वियसली वो उनको डिसअपॉइंटमेंट होती है। ट्रू, इस तरह से हमारे पास लास्ट मिनट है, कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम मेरा तो एक ही पैगाम है कि कभी भी आपको स्किन का प्रॉब्लम हो तो बजाय सेल्फ मेडिकेशन करने के, बजाय ऑनलाइन प्रोडक्ट्स मंगवाने के, काइंडली आप किसी ऑथेंटिक डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट करें। अब तो जैसे आपने बताया मशरूम ग्रोथ ब्यूटिशियंस की और इनकी हो रही है, अब डर्मेटोलॉजिस्ट भी बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह जो क्वालिफाइड हैं, तो उनको मिलें और उनको ढूंढें जाके और उनसे अपना ट्रीटमेंट करवाएं। बिल्कुल, इस तरह से बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और मैं यही कहना चाहूँगी अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें, अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि एक दफ़ा आप एजिंग की प्रोसेस की तरफ जाते हैं फिर रुकता तो ऑब्वियसली नहीं है, तो एहतियात जो है वो बेहतर है इलाज से।